नमस्कार दोस्तों। जो कल हमने क्लास ली थी उसमें हमने हेनरी फयोल को बहुत विधिवत एक्सप्लेन करके मैंने कॉन्सेप्ट्स बताए थे आपको। तो जो मैंने क्या है एब्रप्टली जो आपकी क्लास है उसे एंड कर दिया था। वो इसलिए एंड कर दिया था क्योंकि लेक्चर जो है वो बहुत बड़ा हो जाता, और आपको पता ही है मैं हर बार बोलता हूं कि जब भी लेक्चर ऑनलाइन हो तो बहुत बड़ा स्टूडेंट्स प्रीफर करते नहीं है देखना। इसलिए क्या है मैंने हेनरी फयोल को दो पार्ट में, दो लेक्चर्स में उसे ब्रेक कर दिया। हाँ, ब्रेक डाउन होने से क्या होगा, एक तो आपको चीजें अच्छे से आप ब्रेक लेके उसे पढ़ सकते हैं, और ऑब्वियस सी बात है अगर ब्रेक लेके पढ़ेंगे तो समझदारी जो है वो आपकी और अच्छी होगी हेनरी फयोल के ऊपर। और जब हम बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 1 की, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस सब्जेक्ट में है। इस सब्जेक्ट में क्या, किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट में, है ना। तो थोड़ा सा कल के जो हमने पढ़ा था थोड़ा सा रिविजिट कर लेते हैं। उसके बाद जहां से हमने एंड किया था हेनरी फयोल के कॉन्सेप्ट से। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम पढ़ेंगे हेनरी फयोल और जो फ्रेडरिक विल्सन टेलर हैं, एक और जो क्लासिकल थिंकर्स हैं जिन्हें हम इनके पहले पढ़े थे, दोनों का कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट कराएंगे। मतलब दोनों में हम सिमिलरिटीज देखेंगे और उसके बाद दोनों में डिससिमिलरिटीज क्या है ना। तो जब हमने हेनरी फयोल को स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि हेनरी फयोल की जो थियरी है उससे फॉर्मल थियरी, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थियरी, स्ट्रक्चरल थियरी और मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल, ये कुछ ऐसे अदर टर्म्स हैं जिससे आपको क्वेश्चन जो हैं स्पेशली यूपीएससी में देखने को मिल जाएंगे। और होता क्या है, जैसे ही ये वर्ड देखते हैं लोग, स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली ये क्वेश्चन किसका है, किस थिंकर का है ना। तो इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी वर्ड आए मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट स्कूल या स्ट्रक्चरल थियरी, आप तुरंत समझ जाएं कि जो क्वेश्चन है एक्चुअली वो रिवॉल्व कर रहा है हेनरी फयोल के आसपास, है ना। उसके बाद थोड़ा सा मैंने इन्वायरमेंटल कंडीशन के बारे में बताया था कि जब हेनरी फयोल अपनी बुक लिख रहे थे, कौन सी बुक, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, अराउंड 1930s में वो ट्रांसलेट होती है इंग्लिश में, लेकिन वो ओरिजिनल जो बुक है वो लिखी गई है फ्रेंच लैंग्वेज में, है ना। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर में मैंने ये आपको एक प्रॉपर इम्फेसिस दिया था कि अमेरिकन जो कल्चर था उस समय वो थोड़ा सा अनस्टेबल था, अमेरिकन सोसाइटी अनस्टेबल थी, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट जो है अमेरिका में बहुत ज्यादा थे, लेकिन फ्रांस में चीजें ऐसी नहीं थी। फ्रांस में थोड़ा सा सोसाइटी में और इंडस्ट्री में थोड़ा सा आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलता है ना। और हेनरी फयोल के जो व्यू हैं, बेसिकली दो व्यू मेन इंपॉर्टेंट है। एक तो जो रूल ऑफ थंब है उसे हमें रिप्लेस करना है साइंटिफिक मैनेजमेंट से या साइंस ऑफ मैनेजमेंट से, है ना। देखिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर वाला नहीं, है ना, ऐसा मैनेजमेंट जो लॉजिकली चले, है ना। कोई डिसीजन ले तो उसके कुछ तथ्य हो, है ना। ऐसे इलॉजिकल डिसीजन न ले, यानी रूल ऑफ थंब पे न चले। ये तो हो गया पहला एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट क्या है, क्लासिकल थिंकर्स जो हैं, और ये हेनरी फयोल के भी साथ है, ये हमेशा मान के चलते हैं कि अगर आप प्रिंसिपल कुछ बना लो तो वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में यूनिवर्सल फॉर्म में लागू होगा। यूनिवर्सल मतलब कि कोई ऑर्गेनाइजेशन आप ले लीजिए, चाहे वो सरकारी हो, एनजीओ हो, सोशल सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, एचआर डिपार्टमेंट हो, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हो, है ना, कंटेंट डिपार्टमेंट हो, कोई हो, अगर प्रिंसिपल आपके पास हैं तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम करेगा। ये तो दो अजम्पशन हर एक क्लासिकल थिंकर आपको देखने को मिलेगा। क्लासिकल थिंकर्स का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसकी नींव यही दो एस्पेक्ट है ना। उसके बाद हमने जो उनकी बुक है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1929 में जिसे ट्रांसलेट किया गया,
उसमें हमने देखा कि क्या लिखा है उन्होंने। तो हेनरी फयोल ने टॉप डाउन अप्रोच लिया। टॉप डाउन मतलब वो मैनेजर के लेवल पे ज्यादा बात करते हैं, वर्कर लेवल पे उनका फोकस एकदम नहीं है। तो पहले वो बताते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री में 6 टाइप के एक्टिविटी होते हैं। वो क्या है? टेक्निकल, कॉमर्शियल, फाइनेंशियल, अकाउंटिंग, सिक्योरिटी और मैनेजमेंट। और ये जो लास्ट एक्टिविटी है मैनेजमेंट, हेनरी फयोल जो है इसी पे सबसे ज्यादा इंफेसिस करते हैं, क्योंकि ये जो लास्ट एक्टिविटी है मैनेजमेंट, हेनरी फयोल कहते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ एनी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, है ना। फिर ये उस मैनेजमेंट के फंक्शन को 5 टाइप का फंक्शन बताते हैं, POCCC। P मतलब प्लानिंग, O मतलब ऑर्गेनाइजिंग, C मतलब कंट्रोल, फिर एक C मतलब कोऑर्डिनेशन और एक C मतलब कमांडिंग, है ना। ये 5 फंक्शन बताते हैं। और हेनरी फयोल जो है इसी वजह से इनका एक और नाम है फंक्शनलिस्ट थिंकर। तो जब भी आप ये टर्म देखें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आप समझ जाइए कि ये हेनरी फयोल के बारे में बात हो रही है ना। जो इन्होंने 5 फंक्शन बताए हैं मैनेजमेंट के, इस वजह से हेनरी फयोल को क्या बोला जाता है? फंक्शनलिस्ट थिंकर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा, क्योंकि ये आगे चल के और जब हम पढ़ेंगे तो वहां भी आने वाला है। और थियरी जब हम पढ़ेंगे तो वहां फंक्शनलिस्ट जो एस्पेक्ट है उसका यूज हम करने वाले हैं। तो याद रखिएगा हेनरी फयोल जो फेमस है इतने, वो अपने इसी कॉन्सेप्ट से सबसे ज्यादा फेमस हुए। उसके बाद हमने देखा कि अक्सर हेनरी फयोल को क्रिटिसाइज किया जाता है कि उन्होंने स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट को नेग्लेक्ट कर दिया, लेकिन ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के होंगे, किसी भी संगठन को कैसे हमें ऑर्गेनाइज करना है, उसके लिए हेनरी फयोल ने 14 फ्लेक्सिबल प्रिंसिपल दिए हैं। देखिए 14 प्रिंसिपल जो है वो फ्लेक्सिबल हैं, ये याद रखिएगा। जो प्रिंसिपल है हेनरी फयोल का वो रिजिडिटी नहीं है, रिजिड नहीं है। ऐसा हेनरी फयोल ने अपने बुक में भी मेंशन किया है ना, कि जो 14 फ्लेक्सिबल प्रिंसिपल हैं जरूरी नहीं है कि हर जगह सारे के सारे प्रिंसिपल लागू हों। ठीक है, तो ये तो हो गया कल तक जहां हमने पढ़ा था, है ना। 14 प्रिंसिपल को, एक एक प्रिंसिपल को मैंने आपको बहुत आराम से धीरे धीरे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, है ना। अब हम आज का लेक्चर करते हैं स्टार्ट। बहुत छोटा सा लेक्चर है ना, जानबूझ के मैंने छोटा बनाया है ना। इसके बाद वाला ऑब्वियस सी बात है थोड़ा बड़ा रहेगा, है ना, क्योंकि पिछला जो लेक्चर है वो थोड़ा सा एक्सपेक्टेड टाइम से ज्यादा हो गया है, तो इसलिए, है ना, अकॉर्डिंगली ये थोड़ा सा कम है। अब हम कंपेयर करते हैं किसे? फ्रेडरिक विल्सन टेलर को और हेनरी फयोल को, है ना। तो ये हेनरी फयोल और उधर फ्रेडरिक विल्सन टेलर। तो ये हम एक ले लेते हैं, क्या? एक हम ले लेते हैं काइंड ऑफ टेबल, है ना। तो कुछ चीजें देखिए मैंने आपको पहले ही बता दी थी, कल ही बताए थे कि हेनरी फयोल का जो फोकस है वो फोकस है कहां पे? टॉप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हेनरी फयोल का जो फोकस है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल पे है ना। लेकिन जो टेलर हैं, जो फ्रेडरिक विल्सन टेलर हैं, इनका फोकस हमेशा आप देखेंगे लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये वर्कर्स की ज्यादा बात करते हैं, है ना। और हेनरी फयोल जो है इस वजह से फंक्शनलिस्ट या मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल जो नाम है एक्चुअली वो यहीं से है। टॉप लेवल पे बैठा होता है क्या? मैनेजमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे आप स्कूल में देखिए, कॉलेज में जहां से आपने पढ़ाई की, जहां आप जॉब कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में, चाहे आईटी इंडस्ट्री हो, चाहे एजुकेशन इंडस्ट्री हो, चाहे गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी हो,
टॉप लेवल जो ऊपर जो बैठता है उसे हम कहते हैं क्या, मैनेजमेंट। इसीलिए हेनरी फयोल का दूसरा जो इनका नाम है वो है क्या, मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल, है ना। और हेनरी फयोल क्या थे, वैसे एक एडमिनिस्ट्रेटर थे, या आप कह लीजिए खुद ये एक मैनेजर थे, है ना। लेकिन जो फ्रेडरिक विल्सन टेलर एक मैनेजर ना हो के एक साइंटिस्ट थे जो लेबोरेटरी में प्रॉपर रिसर्च करते थे, है ना। क्या थे फ्रेडरिक विल्सन टेलर, ये खुद एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे। तीसरा जो हेनरी फयोल हैं उनके 14 प्रिंसिपल आप देख लीजिए, या मैनेजमेंट के जो 5 फंक्शन है वो भी देख लीजिए। आपको हर जगह स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर पे ज्यादा फोकस मिलेगा, है ना। मतलब ट्रेन करने के बाद प्रॉपर, जैसे ये कहते हैं कि आप सही से ट्रेन करो मैनेजमेंट को, मैनेजर को, उसे आप प्रॉपर सही जगह बैठाओ और प्रॉपर टेन्योर के साथ बैठाओ, क्योंकि ज्यादा समय मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ज्यादा अच्छा काम करेंगे। लेकिन हम जब बात करते हैं फ्रेडरिक विल्सन टेलर तो इससे कंप्लीटली वो अगेंस्ट चले जाते हैं और वो बात करते हैं हायर एंड फायर पॉलिसी की। किसकी बात करते हैं, हायर एंड फायर। वन बेस्ट वे, एक सबसे अच्छा तरीका काम करने का। जैसे मान लीजिए आप किसी को लेके आते हैं उस प्लेस पे जो उस मशीन को सबसे अच्छा चला रहा है, फॉर अजम्पशन समझिए कोई मशीन चलाना है ना। तो फ्रेडरिक विल्सन टेलर कहेंगे कि जैसे ही दूसरा कोई आया जो उससे अच्छा चला लेगा, आप इसको फायर कर दो, उसे हायर कर लो। लेकिन जब आप हेनरी फयोल से ये बात पूछेंगे तो हेनरी फयोल इसे सीधे इसके खिलाफ जाएंगे और वो बोलेंगे ऐसा नहीं करना है, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा ऐसा क्या है जिससे हम दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना। तो हेनरी फयोल के जो व्यू हैं वो बेसिकली आपको प्रोसेस ओरिएंटेड ज्यादा दिखेंगे। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसीजरल एस्पेक्ट आपको ज्यादा मिलेगा, है ना। जैसे टेक्निकल एक्टिविटी है, कोई प्रिंसिपल उठा के देख लीजिए आप, इनके जो स्ट्रक्चरिंग करना है ऑर्गेनाइजेशन का, मान लीजिए यूनिटी ऑफ कमांड हो गया, डिसिप्लिन हो गया, ऑर्डर हो गया, प्लेसमेंट हो गया, ये सब कहीं ना कहीं प्रोसीजर से रिलेटेड है। लेकिन जब आप बात करेंगे फ्रेडरिक विल्सन टेलर की, तो फ्रेडरिक विल्सन टेलर प्रोसेस पे फोकस न करके टेक्निक्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। किस पे ज्यादा फोकस करते हैं, टेक्निक्स पे, है ना। टेक्निक ओरिएंटेड फ्रेडरिक विल्सन टेलर जो वो आपको ज्यादा अच्छे से मिलेंगे, है ना। और लास्ट डिफरेंस पांचवा, आप खुद सोचो और क्या हो सकता है डिफरेंस। देखिए ये तो कह ही सकते हैं ना कि जो हेनरी फयोल हैं इनकी थियरी जो है वो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव थियरी है। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, अगर आप हेनरी फयोल के प्रिंसिपल से करेंगे तो हार्डली कोई ऐसा एस्पेक्ट होगा जो छूटेगा। सब का सब आपको मिल जाएगा हेनरी फयोल के थियरी में। ये जब हम और आगे बढ़ेंगे तो आप देखिएगा जो अलग फ्यूचर के जो थिंकर हैं वो असल में कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं देते हैं, मिला जुला के हेनरी फयोल के ही आसपास उनके जो व्यू हैं वो घूमते रहते हैं, ठीक है। बल्कि जब हम बात करेंगे टेलर की, तो टेलर की जो थियरी है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव थियरी नहीं है, लेकिन फिर भी बॉटम अप थियरी ये तो कह ही सकते हैं। बॉटम अप थियरी मतलब वो सबसे पहले लेबर की बात करते हैं, लेबर से ऊपर उठते हैं, अप्रेंटिस की बात करते हैं, है ना। तो इनकी जो थियरी है वो छोटे लेवल की है। जैसे मान लीजिए ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ये सबसे नीचे काम करता है एक लेबर, यहां काम कर रहा है अप्रेंटिस, यहां मान लीजिए जूनियर मैनेजर, यहां सीनियर मैनेजर और यहां पे मान लीजिए
सीएमडी मान लीजिए या डायरेक्टर, है ना। तो देखिए हेनरी फयोल जो है उनकी थियरी बेसिकली जूनियर मैनेजर से सीएमडी तक लगेगी, ये याद रखिएगा। लेकिन जब टेलर आएंगे, टेलर लेबर से बात करेंगे जूनियर मैनेजर तक, है ना। तो मतलब ये आप याद रखिएगा, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को टॉप टू डाउन अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है तो आपको दोनों का हेल्प चाहिए। आप इनमें से किसी को भी आइसोलेशन में कंसीडर नहीं कर सकते, है ना। ये याद रखिएगा, इनको आइसोलेशन में कंसीडर नहीं कर सकते, इनको आप आइसोलेट नहीं कर सकते एक दूसरे से। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का अरेंजमेंट चाहे स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट हो या चाहे फंक्शनल एस्पेक्ट हो, स्ट्रक्चरल मतलब जैसे ऑर्गेनाइजेशन में ये बनाना कि भैया कितनी हायरार्की होगी, है ना, कितने लेबर किसके अंडर में रहेंगे, है ना, जूनियर मैनेजर के अंडर में कितने अप्रेंटिस रहेंगे, सीनियर मैनेजर के अंडर में, ये सब क्या है, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है ना। और फंक्शनल एस्पेक्ट टॉप की बात करता है ना। ये आप याद रखिएगा। तो देखिए ये तो हो गई, क्या डिफरेंस हो गया फयोल और टेलर में, फ्रेडरिक विल्सन टेलर और हेनरी फयोल में, ये दोनों क्या है, ये दोनों डिफरेंशिएशन है। अब हम आते हैं, कुछ सिमिलैरिटी भी इन दोनों के बीच में है, अब वो क्या है उसे देखते हैं। देखिए पहले तो दोनों क्लासिकल थिंकर हैं, ये आप याद रखिएगा, बोथ बिलोंग्स टू क्लासिकल इरा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दोनों जो हैं वो क्लासिकल इरा पे बिलोंग करते हैं। अब अगला जो सिमिलरिटी है वो यहीं से निकलेगा। बहुत ऑब्वियस सी बात है, अगर दोनों क्लासिकल इरा से बिलोंग करते हैं तो इनका फोकस क्या रहेगा, आप बताओ। मैंने बार बार बता रखा है, किस पे रहेगा इनका फोकस, स्ट्रक्चर और प्रिंसिपल पे रहेगा। फोकस जो है, फोकस ऑन स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे, एंड प्रिंसिपल, क्योंकि मैंने आपको बता ही रखा है कि इनका साफ साफ फंडा है, ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेनाइजेशन आइदर इट इज प्राइवेट और पब्लिक। मतलब ऑर्गेनाइजेशन, संगठन तो संगठन है, चाहे किसी तरह का हो, चाहे वो सरकारी संगठन हो चाहे वो प्राइवेट संगठन हो, है ना। और क्या हो सकता है, दोनों का जो फोकस है वो इफिशियंसी पे है, कि कैसे हम एक इफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, है ना। दोनों का जो फोकस है वो इफिशियंसी पे है ना। और लास्ट एस्पेक्ट जो है, देखिए ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना। डिफरेंस तो मैंने बताया, लेकिन सिमिलैरिटी भी आता है क्वेश्चन पेपर में, है ना। सो इट इज बेटर कि आपको ये सब चीजें पता हो, है ना। और दोनों ने वन बेस्ट वे पे फोकस किया। क्या ऐसा हम कंक्लूड कर सकते हैं, आप खुद सोचिए। वन बेस्ट वे जो है वो ऐसे कहा तो जाता है कि ये टेलर का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्या हेनरी फयोल वन बेस्ट वे की तरफ फोकस करते हैं या नहीं, ये आप खुद सोचो, है ना। वन बेस्ट वे की तरफ बिल्कुल करते हैं। कैसे, क्योंकि ये आर्ग्यू करते हैं कि इनका जो प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सल है, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे लागू होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपली यही है कि आपके जो प्रिंसिपल हैं यूनिवर्सल तभी हो सकते हैं जब वो बेस्ट हो, है ना। वन ऑफ द बेस्ट ना होके वन बेस्ट वे हो, ठीक है। तो ये तो हो गया सिमिलरिटी के बारे में। अब हम आगे थोड़ा सा क्रिटिसिज्म देखते हैं, है ना। देखिए कोई भी क्लासिकल थिंकर या कोई भी थिंकर हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, है ना। आगे हम ह्यूमन रिलेशन थिंकर देखेंगे, उसके बाद कुछ ऐसे थिंकर देखेंगे जो बिहेवियर पे ज्यादा फोकस करते हैं, कुछ ऐसे भी थिंकर देखेंगे जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसी थिंकर का, उतना ही इंपॉर्टेंट उसका क्रिटिसिज्म है
क्योंकि यहां पे जो थियरी का डेवलपमेंट है वो डायलेक्टिक मेथड है। क्या है वो? डायलेक्टिक मेथड। जो थियरी यहां पे बनती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, वो बनती है डायलेक्टिकल मेथड से। क्या होता है ये डायलेक्टिकल मेथड? क्या होता है? जैसे ऐसे समझिए, टेलर हैं, इन्होंने थियरी दिया, उसका क्रिटिसिज्म हुआ, क्रिटिसिज्म से निकला एक दूसरा थियरी, फिर उसका क्रिटिसिज्म हुआ, फिर उस क्रिटिसिज्म से निकला तीसरा थियरी। ये नॉलेज का डेवलपमेंट जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको ऐसे ही मिलेगा। देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अकेले नहीं, ये आर्ट्स के, सोशल साइंस के सब्जेक्ट में बहुत फेमस ये हेगल का कॉन्सेप्ट है, डायलेक्टिक मेथड, है ना। तो इसीलिए क्रिटिसिज्म भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या क्रिटिसिज्म है, आइए पहले हम देखते हैं। तो फेमस है हर्बर्ट साइमन, है ना, मजाक उड़ा दिए थे, है ना। क्या बोलते हैं हर्बर्ट साइमन कि जो ये 14 प्रिंसिपल है ना, ये एक्चुअली सब एक दूसरे के ओवरलैपिंग और कॉन्ट्राडिक्टरी है ना। कैसे? ये टेलर का भी क्रिटिसिज्म है। कैसे? जैसे एक इन्हीं की थियरी है हेनरी फयोल की कि भैया एक जो पर्सन है उसका बॉस एक ही हो। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अगर एक वर्कर का एक अप्रेंटिस का एक जूनियर मैनेजर, एक जूनियर मैनेजर का एक सीनियर मैनेजर, फिर तो इतना लंबा ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा कि अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को करना क्या है, गोल क्या है, वही लॉस्ट हो जाएगा, है ना। तो ये जो है याद रखिएगा, और ये बहुत फेमस है हर्बर्ट साइमन, पूरी बुक ही लिख दी है उन्होंने इस पे, है ना। और ऐसा मजाक उड़ाया है, ऐसा हवा निकाली है इनके थियरी की कि उसके बाद तो सब के सब रिजेक्ट हो जाते हैं, है ना। जितने क्लासिकल थिंकर हैं सबका भट्ठा इन्होंने बैठा दिया था सिर्फ यही क्रिटिसिज्म करके, है ना। दूसरा जो है, दूसरा देखिए एक एस्पेक्ट है कि हेनरी फयोल क्या थे, मैंने आपको पहले ही कल ही बताया था कि हेनरी फयोल एक छोटा सा खदान की कंपनी थी, मतलब कोयले की कंपनी थी। वहां पे इन्होंने ये सब करके देखा। जो ये थियरी लिखते हैं, जो प्रिंसिपल मैनेजमेंट जो भी ये कह रहे हैं, ये बहुत छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ के उसको एक्सपीरियंस करके ये बता रहे हैं। तो देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो प्रिंसिपल एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन पे लागू हो वो यूनिवर्सल हो जाए या बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार है, या तो इन्फोसिस लीजिए, रिलायंस ले लीजिए, अमेजन ले लीजिए, ये इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं। वहां पे हेनरी फयोल के प्रिंसिपल जो इन्होंने डिराइव किया है, बहुत छोटे से माइनिंग ऑर्गेनाइजेशन को रीड करके वो लागू नहीं होगा। तो यहां पे आप लिखिए स्टडी या कॉन्सेप्ट्स डेवलप्ड फ्रॉम वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन या फर्म ज्यादा अच्छा वर्ड यहां पे रहेगा, है ना। अब आइए हम देखते हैं तीसरा एस्पेक्ट, है ना। तीसरा एस्पेक्ट क्या है? हेनरी फयोल बहुत फेमस है इस पे फोकस के लिए, यूनिटी ऑफ कमांड। और जो मैंने आपको ओवरलैपिंग बताया ना, ये यूनिटी ऑफ कमांड के ही बारे में बता रहे थे कि एक बॉस हो, है ना। ऐसा हो नहीं सकता, है ना। ये अगेंस्ट हायरार्की है। इतनी लंबी हायरार्की हो जाएगी, इतनी लंबी हो जाएगी कि फिर वो ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन नहीं कर पाएगा, है ना। ये सब छोटे, देखिए बहुत छोटे छोटे क्रिटिसिज्म है, कुछ स्टैंड कर जाते हैं, कुछ स्टैंड नहीं करेंगे, है ना। वो कैसे होगा वो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। और क्या हो सकता है क्रिटिसिज्म? टेलर से ही सोचिए। देखिए, टेलर ने जो कॉन्सेप्ट दिया वो सब एक्सपेरिमेंट करके दिया था, लेकिन
हेनरी फयोल ने कोई भी अपना जो कॉन्सेप्ट था उसका एक्सपेरिमेंट नहीं किया। तो एक मेजर क्रिटिसिज्म है क्या, लैक ऑफ एक्सपेरिमेंटल बेसिस, है ना। लैक ऑफ क्या, लैक ऑफ एक्सपेरिमेंटल बेसिस। इन्होंने जो अपनी थियरी डेवलप की उसका इन्होंने एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में नहीं किया। हाँ, और एक बहुत कॉमन क्रिटिसिज्म पांचवा, हर एक क्लासिकल थिंकर में कुछ ना समझ में आए तो बस यही आप लिख दीजिए कि दे इग्नोर्ड सोशियो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, या आप सीधे लिखिए दे इग्नोर्ड क्या, इन्होंने ह्यूमन रिलेशन एस्पेक्ट को इग्नोर किया। जो ह्यूमन रिलेशन एस्पेक्ट है किसी भी संगठन में, कौन सा ह्यूमन रिलेशन एस्पेक्ट, ये टेबल याद करिए, ये ट्रायंगल है ना, कि कोई भी संगठन 3 चीज से बनता है, मेन मटेरियल मेथड, है ना। तो मेन मटेरियल मेथड, मेन मटेरियल और मेथड, है ना। तो कोई भी क्लासिकल थिंकर जो है वो हमेशा नेग्लेक्ट करेगा इस एस्पेक्ट को, मेन वाले एस्पेक्ट को, है ना। तो ये तो हो गया इनका क्रिटिसिज्म। अब क्रिटिसिज्म होने के बाद भी हेनरी फयोल का देखिए रेलिवेंस तो है ना, क्योंकि इसके बाद के जो थिंकर हैं गुलिक एंड उर्विक, उसके बाद भी जो हम पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है यार, इनको पढ़ के ऐसा लगता है कि ये कुछ नहीं, सिर्फ हेनरी फयोल के ही वर्क को थोड़ा सा रिफाइन करके बता रहे हैं, है ना। तो रिलेवेंस क्या है आइए हम देखते हैं। तो एक बहुत फेमस थिंकर हुए, है ना, साइंटिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, ब्रेच नाम था उनका, BRECH, बहुत फेमस। उन्होंने हेनरी फयोल के ऊपर लिखा है कि हेनरी फयोल ने पहले एक ये ऐसे थिंकर हैं जिन्होंने सिस्टमैटिक एनालिसिस किया है, किसका, मैनेजमेंट का। और सिस्टमैटिक एनालिसिस करने के बाद ये पहले ऐसे थिंकर हैं जो ट्रेनिंग एस्पेक्ट जो है उसको इंपॉर्टेंस देते हैं, है ना। ट्रेनिंग एस्पेक्ट, ये बोलने वाले कि मैनेजर जो है ट्रेंड होना चाहिए, मैनेजमेंट जो है वो साइंटिफिकली ट्रेंड होना चाहिए, ये ऐसा बोलने वाले हेनरी फयोल इस इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट के हिस्ट्री में सबसे पहले थिंकर हैं। इसीलिए इनको क्लासिकल थियरी या थिंकर में रखा जाता है, क्योंकि इनके जो व्यू हैं ये सब टाइमलेस क्लासिक हैं, है ना। तो ये हो गया पहला एस्पेक्ट, है ना। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये आप याद रखिएगा, जब आप पेपर 2 में ये लिखें आंसर तो याद रखिएगा, जब आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में ये आंसर लिखेंगे तो याद रखिएगा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली असल में रियलिटी में हेनरी फयोल को फॉलो करता है। कैसे फॉलो करता है, हेनरी फयोल आर्ग्यू करते हैं कि जो टॉप लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, वहां पे जनरलिस्ट लोग ज्यादा चाहिए, मतलब वहां पे मैनेजेरियल स्किल ज्यादा होनी चाहिए बजाय टेक्निकल स्किल के, है ना। मतलब टॉप लेवल पे मैनेजेरियल स्किल होना चाहिए या एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किससे, टेक्निकल स्किल से, है ना। और जो हमारा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसी को फॉलो करता है। कैसे, जैसे आप टॉप लेवल पे देखेंगे किसी भी मंत्रालय में सेक्रेटरी होते हैं, तो सेक्रेटरी एक्चुअली क्या होते हैं, आईएएस ऑफिसर होते हैं, और आईएएस ऑफिसर क्या होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट तो वो होते नहीं है, है ना। तो जो टॉप लेवल पे स्टेट में बैठे हुए हैं गवर्नेंस में, या जो सेंटर में बैठे हुए हैं, वो आप देखेंगे वो बेसिकली आपको जनरलिस्ट लोग मिलेंगे। मतलब हेनरी फयोल का ये जो प्रिंसिपल है वो अभी भी फॉलो किया जाता है, और उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, उसका बेस्ट एग्जांपल है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड एस्पेक्ट पे। ठीक है, थर्ड एस्पेक्ट देखिए, हेनरी फयोल का एक प्रॉपर क्रिटिसिज्म है कि इन्होंने बहुत सारे प्रिंसिपल दिए और सब प्रिंसिपल जो इनके हैं सब बहुत रिजिड है। लेकिन ऐसा है क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको एक वर्ड बताया था कि ये याद रखिएगा,
फ्लेक्सिबल। हेनरी फयोल ने खुद बोला है कि उनके जो प्रिंसिपल हैं वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में चेंज होके भी अप्लाई हो सकते हैं। तो जो प्रिंसिपल हैं वो ऑब्वियस सी बात है वो बहुत फ्लेक्सिबल है ना। वो प्रिंसिपल जो है वो बहुत रिजिड नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये स्टैंड नहीं करेगा, है ना। और जहां तक बात है ह्यूमन रिलेशन की, कि इन्होंने ह्यूमन रिलेशन एस्पेक्ट को नेग्लेक्ट किया, ऐसा बिल्कुल देखिए मोस्टली लोग यही मान के चलते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है क्लासिकल थिंकर है तो नेग्लेक्ट किए होंगे, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करूंगा। एक कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने छोड़ दिया है ना, एट्रीब्यूट्स ऑफ मैनेजर। ये अलग करके हेनरी फयोल ने लिखा है अपने बुक में, बहुत छोटा सा है, 2 मिनट का है वो, तो उसे समझना ज्यादा जरूरी है। एक्चुअली हम इसके बाद उसी पे जा रहे हैं। तो कैसे इसे भी हम ये जो क्रिटिसिज्म है ये भी स्टैंड आउट नहीं करेगी, उसे हम अभी देख लेते हैं, है ना। फिर हम आते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ मैनेजर। ये थोड़ा सा आपको बहुत सारी बुक्स में मिलता नहीं है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, जब आप पेपर 2 में पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के आंसर लिखें, वहां पे ये आपको बहुत काम आएगा, है ना। बहुत सिंपल सा है। हेनरी फयोल जो है वो अपने बुक में लिखते हैं कि जब हम मैनेजर को हायर करें तो कुछ एट्रीब्यूट्स होने चाहिए जो एम्प्लॉयर को देखना पड़ेगा कि वो चीजें मैनेजर में जरूर हो, तभी वो उसे हायर करे। तो पहला क्या है? पहला एट्रीब्यूट है फिजिकल। फिजिकल मतलब हेल्दी हो, है ना, अपीयरेंस अच्छा हो, सिंपल। दूसरा मेंटल। दूसरा एट्रीब्यूट क्या है? मेंटल। मेंटल मतलब चीजों को समझने की कैपेसिटी रखता हो, ग्रास्पिंग पावर अच्छी हो, सिंपल। तीसरा ध्यान से देखिए, मोरल। जैसे ही आप लिख देते हैं मोरल, फिर ये क्लासिकल थिंकर नहीं हुआ, फिर ये ह्यूमन रिलेशन भी नहीं हुआ, उसे क्रॉस करके आप घुस जाते हैं एथिक्स की दुनिया में, है ना। और एथिक्स जो है ये बहुत बाद में आके डेवलप हुआ, लेकिन हेनरी फयोल ने इसका हिंट अपने इस कॉन्सेप्ट में दे दिया है कि जब आप मैनेजर को हायर करें तो मोरल एस्पेक्ट को भी ध्यान रखें। अब ये मोरल एस्पेक्ट को हेनरी फयोल कैसे एक्सप्लेन करते हैं? मोरल एस्पेक्ट मतलब होता है विलिंगनेस टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। विलिंगनेस टू एक्सेप्ट क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जो ड्यूटी है उसे एक्सेप्ट करे, है ना। और जैसे ही आप ये कहते हैं, आप सीधे कहीं ना कहीं डिबेट खोल देते हैं किसकी तरफ? एथिक्स और मोरालिटी की तरफ, है ना। तो हेनरी फयोल के व्यू में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स की झलक कहीं ना कहीं दिख जाती है। उसके बाद ये बोलते हैं चौथा एट्रीब्यूट होना चाहिए जनरल एजुकेशन। जनरल एजुकेशन मतलब ये हमारे यहां फॉलो किया जाता है। जनरल एजुकेशन मतलब एक ग्रेजुएट टाइप हो, है ना, उसे ठीक ठाक नॉलेज होनी चाहिए। और पांचवा जो ये कहते हैं वो है एक्सपीरियंस, है ना। तो ये 5 ऐसे एट्रीब्यूट हैं जो हेनरी फयोल, है ना, जिसपे इम्फेसिस करते हैं जब आप किसी मैनेजर को हायर करेंगे। और ये लास्ट कंसेप्ट था हेनरी फयोल का। तो यहां आके हमारा जो हेनरी फयोल एज ए क्लासिकल थिंकर ये हो जाते हैं पूरा। अब जो अगला